नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है कॉलिजन। अब क्या होगा कॉलिजन, ये बताओ। हिंदी नहीं पूछ रहा, टक्कर। कॉलिजन की डेफिनेशन बताओ चलो, बट ये ध्यान रखना, चलो टक्कर की डेफिनेशन बताओ। अब ये मतलब दो चीजें टकराती है तो उसको टक्कर कहते हैं। ये रूल है ना कि जिसकी डेफिनेशन बोल रहे हो वो वर्ड यूज नहीं होना चाहिए डेफिनेशन में। अब बोलो टक्कर की डेफिनेशन क्या है? कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फॉर वेरी, ये रटा रटाया ज्ञान को देखो अभी ध्वस्त करते हैं। कम्स इन कॉन्टैक्ट, हमेशा कॉन्टैक्ट में आएंगे, जरूरी है, सोच के देख लो। क्या नॉर्थ पोल मैग्नेट दूसरे नॉर्थ पोल मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है? कॉलिजन होता है। तो फिर कम्स इन कांटेक्ट कैसे बोल दिया? सोच के देखो एक बार, है ना, अपन मतलब दिमाग का दही बड़ा कर देते हैं अपन, है ना। मान लो इस एक ट्रैक से इधर कोई ट्रेन चलती हुई आ रही है, ठीक है, इस ट्रैक से कोई ट्रेन उसी ट्रैक के ऊपर चलती हुई आ रही है। इसको नहीं पता कि वो आ रही है, इसको नहीं पता वो आ रही है, ठीक है। दोनों के आगे साउथ पोल की मैग्नेट लगा दी अपन ने, दोनों के आगे साउथ पोल की मैग्नेट लगा दी, तो एक दूसरे के रिपल्शन से एक दूसरे में एक्सीडेंट नहीं होगा? होएगा, ज्यादा बड़ा होएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वेलोसिटी से आ रही है, दूसरा रिपल्सिव फोर्स उसको क्या कर रहा है, दूर करने की कोशिश करेगा। तो आ रही है ना बहुत तेज वेलोसिटी से, तो आएगी और भिड़ेगी और बिखर जाएगी। समझ रहे हो? क्या वो कांटेक्ट में आए? एक्सीडेंट हुआ तो फिर कॉलिजन तो हुआ है, उसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। तो अपन क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं वो बताओ। अपन डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, व्हेन टू बॉडी बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में अगर इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस हो, वो फोर्स कोई भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस हो, उसकी वजह से इंडिविजुअल मोमेंटम में एक्सचेंज हो जाए या मोमेंटम में ट्रांसफर होने लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलिजन बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? मोमेंटम में ट्रांसफर बोले, मोमेंटम चेंजेस नहीं बोले मैंने, मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेगा। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इफ टू बॉडीज कम्स इन कॉन्टैक्ट, तो वो क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स। और या फिर हम ये बोल दें इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस, तो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो? व्हेन इन बिटवीन टू बॉडीज या टू बॉडीज, थ्री बॉडीज, कितनी भी बॉडीज ले लो, इन बिटवीन two bodies, if there are some interaction of forces, and due to this interaction their momentum will exchange itself or may be transferred to one body to another body, but overall momentum is always constant because external force is not there. Clear or not? Clear है? तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमें पता है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, दैट्स वाई डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, डी पी इज इक्वल्स टू जीरो, दैट्स वाई पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल हो गया, तो ये वेक्टर के साथ में आएगा, पढ़ा था अपन ने, वेक्टर के साथ में ही आएगा, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे अपन। इधर जा रहा है तो सर नेगेटिव ले लेंगे, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ये माथाफोड़ी नहीं करनी। डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, वेक्टर को बोलो अपने आप सॉल्व करेगा, अपने को आंसर देगा, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डन है? चलो, एक तो क्लियरेंस हो गया कि सर यहाँ पे जैसे ही हम कॉलिजन वर्ड सुनेंगे क्वेश्चन के अंदर, सुनते ही हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, कुछ नहीं सोचना। समझे मेरी बात? सुनते ही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो और बाकी की बाद में देखेंगे। क्लियर है? अब बताओ होती कितने टाइप की है कॉलिजन? तीन टाइप की। कौन कौन सी? और बताओ, और सब बढ़िया सर, आप बताओ। कॉलिजन दो टाइप का होता है, एक होता है हेड ऑन कॉलिजन और एक होता है ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है? हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है? हेड ऑन कॉलिजन मतलब हेड से हेड टकराए, से सर फूट जाए एक दूसरे के, तो हेड ऑन कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन एक का सर एक का पैर, ऐसे समझ लो, है ना। फालतू बातें बहुत होगी, रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं। कैरम बोर्ड खेला है? अच्छे से खेला है? कट शॉट मारे हैं? बस फिर समझ जाओगे। मान लो एक कैरम बोर्ड है, दिमाग में बैठा हो, ऐसे मान लो, ठीक है। बीच में यहाँ पे एक क्वीन रखी हुई है,
स्ट्राइकर हमारे हाथ में है, हमने क्वीन को यूं जैसे उस होल में डालना है, हम क्वीन को यूं आए, यहां से ऐसे स्ट्राइकर मारा तो ये सीधा सीधा जाएगा। जिस डायरेक्शन में स्ट्राइकर को मारा उसी डायरेक्शन में क्वीन जा रही है और फिर बाद में स्ट्राइकर भी जा रहा है और वो होल में जाके हम जीत गए। क्लियर हुआ? ये क्या है? हेड ऑन कॉलिजन। अब कोई आता है अल्ट्रा मैक्स प्रो वाला आदमी, या क्वीन है और यहां स्ट्राइकर लेके यूं कट शॉट मारेगा, मार रहा सीधा है, जाएगी क्वीन ऐसे, तो ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी? ये होगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां पे दो लाइनों का जिक्र किया है मैंने, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ एक्शन का। समझ रहे हो? अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ एक्शन समझ गए तो हेड ऑन और ऑब्लिक खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, ये तो होता है टाइप ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अगला बात करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल या टाइप ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग। वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, और एक होता है आपके पास में पार्शियली इलास्टिक या फिर पार्शियली इनइलास्टिक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके भी एग्जाम्पल डेली लाइफ में अपन ने बहुत देखे हैं बचपन में, अभी बचपन ही चल रहा है वैसे तुम्हारा, है ना, बड़ा बचपन चल रहा है। खैर, जंपिंग बॉल देखिए, वो एक आती है छोटी सी इलास्टिक मटेरियल की, है ना, उसको आप छोड़ते हो वापस से अच्छी हाइट अचीव करता है। यही जो अपन सीजन बॉल खेलते हैं क्रिकेट में, तो सीजन बॉल को छोड़ो, इतनी हाइट नहीं आएगी जितनी उसकी आती है। चलो वो दोनों ही छोड़ दो, आयरन बॉल ले लो जिससे आप किसी का सर फोड़ते हो, है ना, वो बॉल ले लो, आयरन बॉल को छोड़ो, वो बाउंस बैक ही नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? अगर आपने 10 मीटर की हाइट से किसी भी इलास्टिक मटेरियल की बॉल को, जिसको आप लोग जंपिंग बॉल बोलते हो शायद, जंपिंग बॉल को यहां से छोड़ा, तो हो सकता है वो 8 मीटर तक वापस से रिबाउंड करे। तो अच्छी इलास्टिसिटी है कि नहीं है? अगर वो परफेक्टली इलास्टिक होता, इट मींस वो वापस से 10 मीटर पे आ जाता। तो हम बात कर रहे थे इलास्टिक मटेरियल और इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक मटेरियल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एग्जांपल अभी देखा कि हमारे पास में एक जंपिंग बॉल होती है, ठीक है, वो परफेक्टली इलास्टिक मानी जा सकती है। दूसरा हमारे पास में सीजन बॉल होती है, उसको हम पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक मान सकते हैं, राइट। और लास्ट हमारे पास में मान लो कि आयरन का एक बॉल है, ठीक है, उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक मान सकते हैं। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता फिजिक्स में। इलास्टिक बॉल को हमने छोड़ा तो वो ऑलमोस्ट उसी हाइट पे अचीव करने की कोशिश करती है। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता आइडियली, तो क्या वो 10 मीटर से छोड़ा गया और वापस से 10 मीटर पे आ जाता? यस, बिल्कुल आ जाता। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता तो 10 मीटर पे से छोड़ते तो वापस से 10 मीटर पे आने की कोशिश कर देता। दूसरा, अगर पार्शियली इलास्टिक है तो वो 10 मीटर से छोड़ा, वो 5-6 तक आता, इन बिटवीन रहता 10 मीटर के। ठीक है, और लास्ट अगर हमने परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी को ले लिया, जैसे आयरन बॉल है उसको ले लिया और उसको छोड़ा, तो छोड़ते ही वो वापस से बाउंस बैक नहीं करेगा, वो वहीं चिपक के रह जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग, तीन इफेक्ट के अकॉर्डिंग उनको 3 भागों में बांट दिया हमने। ठीक है, तो इसके पहले नोट लिखो। कॉलिजन की डेफिनेशन पता चल गई? क्या लिखेंगे कॉलिजन की डेफिनेशन में? Between two bodies, if there is interaction of forces and due to this interaction their momentum will exchange itself or their momentum will be transferred or momentum exchange between two bodies, but overall system के लिए क्या हो जाएगा? momentum conserve हो जाएगा। तो P initial is equals to P final will be valid because of external force absence। clear है? हाँ, वो डिपेंड करता है तुम्हारे अकॉर्डिंग टू मोशन पे कि हेड ऑन कॉलिजन करेगा कि ऑब्लिक कॉलिजन करेगा, वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा। अब तुमने एक बॉडी ले ली, ठीक है, वाटर जैसे तुम बोल रहे हो, और एक बॉडी ले ली आयरन बॉल या फिर कोई भी बॉल ले ली, इलास्टिक बॉल ही ले ली, तो दो बॉडीज के बीच में कॉलिजन हो रहा है ना, दोनों बॉडी इलास्टिक है क्या? बात ये है। क्लियर है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई की वैल्यू आएगी ना, वो एक सिस्टम के लिए जनरेट होएगी। ठीक है, तो सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, सिस्टम की आउटपुट वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, ये चीज करेंगे अपन। क्लियर है यहां तक कि नहीं है? अब हेड ऑन कॉलिजन समझ में आया? हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन में डिफरेंस कैसे किया?
आपने एक कैरम बोर्ड मान लिया, कैरम बोर्ड को साइड से ऐसे स्ट्राइक मारा तो क्वीन गई होल में, क्लियर। तो वो सीधा सीधा जा रहा है तो एक्शन ऑफ मोशन की वजह से किधर हो गया, हेड ऑन। और अगर तुमने कट शॉट खेल दिया तो ऑब्लिक कॉलिजन, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारी ये है और इफेक्ट इधर जा रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कट शॉट हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे ऑब्लिक कॉलिजन। डन है। तो ये सबसे पहले नोट करो कॉलिजन के टाइप्स, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया। तो अब देखते हैं कि हेड ऑन, ऑब्लिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक, इन सब बॉडीज का इंटरेक्शन अपन देखते हैं। अब हेडिंग डाल लो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में सबसे पहला लिखो लाइन ऑफ एक्शन। सबसे पहला लिखते हैं लाइन ऑफ एक्शन। देखना गौर से लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बॉडी है, ए बॉडी है, ठीक है, और ये एक दूसरी बॉडी है बी। अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर मोशन कर रही है, मतलब v वेलोसिटी है इसके पास में, ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, इस साइड में जा रही है वेलोसिटी, तो ये इसकी लाइन ऑफ मोशन होगी। समझे नहीं समझे? वही चीज अगर मैं बोल दूं सेकंड, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको लाइन ऑफ मोशन भी बोल सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, क्लियर। जिस साइड में बॉल का मोशन होता है वो डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, लाइन ऑफ एक्शन हो जाती है। जिस साइड में हम एक्शन कर रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर है। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी वो समझना। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इस साइड में जा रही है, ए बॉडी है, ये v वेलोसिटी से जा रही है, और एक और बॉडी है बी जो इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। जब ये इससे टकराएगा ड्यूरिंग कॉलिजन तो क्या होगा, ए बॉडी यहां पे, बी बॉडी यहां पे, राइट। इन दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या करे, टच करे, ठीक है, लेकिन हमें अगर ये लाइन बना दूं, क्या ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है। इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, कॉमन टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। समझे मेरी बात नहीं समझे? दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। जिस साइड में मोशन हो रहा है, इधर हो रहा है तो इधर कर देंगे, और यहां मान लो कि यहां पे एक बॉल है बी, ठीक है, ये इस साइड में वेलोसिटी से जा रही है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी बी, और ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ए। समझ गए नहीं समझ गए? जिस साइड में मोशन हो रहा है वही वाली साइड क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ मोशन हो जाएगी। डन है। यहां देखते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है। लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है कि कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो लाइन होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्लियर और नॉट? अब बात करते हैं नोट पॉइंट 3 की। लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड विद लाइन ऑफ इंपैक्ट, इट मीन्स कि क्या है, हेड ऑन कॉलिजन है। बस इतना सही ध्यान रखो। और अगर लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ मोशन इज नॉट कोइंसाइड विद लाइन ऑफ इंपैक्ट, इट मीन्स इट इज ऑब्लिक कॉलिजन। समझ गए नहीं समझ गए? कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल देख लो, गौर से समझना। मान लो ये पूरा रूम कैरम बोर्ड है, बीच में क्वीन रखी हुई है, यहां से स्ट्राइकर है ये,
ठीक है, इसको इस साइड में लेके आए यहां पे, यहां से हम ऐसे शॉट मार रहे हैं, यूं शॉट मार रहे हैं, क्लियर हुआ। तो मैं इधर से शॉट मारूंगा तो मेरा स्ट्राइकर इसी साइड में जा रहा है, गया कि नहीं गया, तो लाइन ऑफ एक्शन मेरी किधर होगी, इस होल से उस होल की साइड में होगी कि नहीं होगी, नहीं समझे, समझ गए। तो यहां से स्ट्राइकर की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। अब गौर से समझना, मान लो ये बॉल है, ठीक है, और ये स्ट्राइकर है, ये गया यहां पे पहुंचा, क्लियर है, यहां पहुंचा, तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगी, इस कॉमन टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम होगी, इट मींस ये हेड ऑन कोलिजन है। अब गौर से सुनना, हम कट शॉट मार रहे हैं, बीच में क्वीन है, ठीक है, और हमने यहां से स्ट्राइकर मारा, हमारी लाइन ऑफ एक्शन कहां है, यहां है, क्लियर है कि नहीं है, हमारी लाइन ऑफ एक्शन यहां है, उसने टच करा यहां पे, ऐसे जाएगा ना स्ट्राइकर, उसने टच करा यहां पे, तो टच करा तो कॉमन टेंजेंट ये, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाली, और लाइन ऑफ मोशन या एक्शन ये, दोनों क्या है, अलग अलग है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन। समझ गए नहीं समझ गए, अब इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखना, नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट आओ इम्पैक्ट पे, ठीक है। हमने इंपल्स को समझा है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन करी है, कैसे की थी, छोटी चर्चा कर लेते हैं इंपल्स पे, क्या हो जाएगी। इंपल्स होता क्या है, एफ डॉट डी टी, बड़ा फोर्स छोटे से टाइम पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोल देंगे। एफ इजिकल्स टू डी पी बाई डी टी, डी टी को ट्रांसफर करके इधर ले आओ, तो एफ डी टी इजिकल्स टू डी पी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल्स टू इंपल्स, और इधर क्या हो जाएगा, डी पी का इंटीग्रेशन डेल्टा पी, दैट इज पी टू माइनस पी वन, तो आई इजिकल्स टू पी टू माइनस पी वन। तो मोमेंटम में चेंजेस किसके इक्वल हो रहा है, मोमेंटम में एक्सचेंज किसके इक्वल हो रहा है, इंपल्स के इक्वल हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है। चलो, उसका इतना कोई लोड नहीं है। अभी इधर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। तो उससे पहले अपन एक छोटी सी थ्योरी कर लेते हैं, है ना। आप एक समझो इस चीज को कि हमारे पास में एक बॉल थी ए, एक बॉल थी बी, ये जा रही है u1 वेलोसिटी से, ये जा रही है u2 वेलोसिटी से। अभी हम हेड ऑन की ही बात करेंगे बेटा, ठीक है, ये समझ लो हमारे लिए सब कुछ कौन है, हेड ऑन कॉलिजन ही है। ऑब्लिक जब आएगा तब करेंगे, जो भी चल रहा होगा हम किसकी बात करेंगे, हेड ऑन कॉलिजन के बारे में बातें चल रही है, ठीक है। मान लो ए और बी इधर जा रहे हैं, इन दोनों में कॉलिजन कब हो सकता है, जब u1 बड़ा होगा u2 से, तभी कॉलिजन पॉसिबल है, अदरवाइज कॉलिजन पॉसिबल ही नहीं है। सोच के देख लो, आप भाग रहे हो इस साइड में 2 किलोमीटर पर सेकंड से और 2 किलोमीटर पर आवर से, और आपके सामने वाला भाग रहा है 3 किलोमीटर से, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे, तो कॉलिजन पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स यू हैव टू ग्रेटर स्पीड। तो इस साइड में u1 आपके पास में ज्यादा है, तभी आप u2 को पकड़ पाओगे, तभी कॉलिजन हो पाएगा, क्लियर है। अब ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है, ये तो है ना जस्ट बिफोर कॉलिजन, होता है ना, क्रीम लगाओ, पहले मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसे दिखने लग गया, बिफोर और आफ्टर वाली चीजें, वही चीज बिफोर कॉलिजन हम देख रहे हैं और आफ्टर कॉलिजन और देखेंगे। तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हो रहा है वो कोई नहीं बता रहा है, वो अपन बता देते हैं। ए एंड बी, अगर ये दोनों टकराई, फिर उसके बाद में दोनों क्या हो जाएगी, वापस से अलग होने की कोशिश करेगी। अब V2 बड़ा होगा तभी तो अलग हो पाएगी, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, और ये ड्यूरिंग कॉलिजन है।
क्लियर है? देखना गौर से क्या हो रहा है। कुछ ऐसा होगा, दो बॉडीज ले लो आप, ठीक है, दोनों बॉडी कौन सी लोगे? स्माइली बॉल आती है ना, उसको समझ लो, ठीक है। वो एक स्पंज टाइप का भी होता है, तो अपन उससे बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो क्या है, एक स्प्रिंग इलास्टिक मटेरियल जैसा काम करेगा वो, ऐसा पूरा का पूरा उसको दबा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाती है एनर्जी, वापस छोड़ देता है तो वापस से रिफॉर्म हो जाती है। होती है नहीं होती? पहले आपने उसको पुश किया तो क्या हुआ, डिफॉर्मेशन, वापस से आपने उसको पुश करके हटा दिया, छोड़ दिया, फोर्स रिलीज कर दिया, वो क्या हो गया, रिफॉर्मेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वर्ड्स पे ओके है? ठीक है। मान लो दो स्माइली बॉल एक दूसरे के पास में आ रही है, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है, मोमेंट है भाई, मोमेंट। इतना ज्यादा नहीं जाना है, 11th-12th में ही हो है। चलो देखो, दो स्माइली बॉल है, दोनों पास में आई, क्या होगा, इसका वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2, क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस होगा तभी इनमें कॉलिजन होगा, और ये है कि u1 इज ग्रेटर देन u2 है, डन है। u1 इज ग्रेटर देन u2, ये पास में आए तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास में है, इसके पास में भी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मिले, कॉलिजन हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इसको पुश करने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या होगा, दोनों स्माइली बॉल ऐसे दबेगी, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? देखो ये बॉल है, ये बॉल है, दोनों काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? डिफॉर्म होगी नहीं, तो ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर इसका सेव हो गया ना, तो पूरी हाफ एम वी स्क्वायर इसके हाफ के एक्स स्क्वायर में सेव हो गई। अब ये बॉल क्या करेगी, ये बोलेगी तू उधर जा, और ये बॉल बोलेगी तू उधर जा, बोलेगी नहीं बोलेगी? तब देखो गौर से सुनो, ये मोमेंट लेके आई, ये मोमेंटम लेके आई, दोनों के मोमेंटम में एक्सचेंज हुआ, इट मींस इंपल्स इज देयर। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल इंपल्स बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इनिशियल इंपल्स हो गया, बाद में जब ये कह रहा है कि तू इधर जा और ये कह रही है तू इधर जा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में इंपैक्ट हो गया, इंपैक्ट बोल सकते हो आप, इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट होने के बाद में इसने बोला कि भैया तू इधर जा, तू इधर जा, अब ये सेपरेट हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्या होगी, सेपरेट। तो जस्ट बिफोर कॉलिजन और जस्ट आफ्टर कॉलिजन अगर इन दोनों में सेपरेशन आ जाता है तब क्या होगा, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल के आता है। देखना गौर से, u1 से आ रहा है और u2 से जा रहा है, u1 से आ रहा है और ये u2 से जा रहा है, इधर इन दोनों में डिफरेंस होगा u1 माइनस u2। क्या इनके बीच में रिलेटिव स्पीड है? क्या इनके बीच में रिलेटिव स्पीड है? यस। तो क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई ए बॉडी बी बॉडी को अप्रोच कर रही है ना, तभी तो कॉलिजन होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 करूं कि v1 माइनस v2 करूं? v2 माइनस v1। क्यों? क्योंकि v2 बड़ा होगा तभी तो सेपरेशन होगा। और यहां पे क्या करो, u2 माइनस u1, u1 माइनस u2, क्योंकि सर u1 बड़ा होगा तभी तो अप्रोच करेंगे ना। अब बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। तो E क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये ध्यान रखो। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। मैंने वेक्टर नहीं हटाया है, इट मींस हम डायरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेंगे, अपने को करना ही नहीं है, वेक्टर अपने आप करेगा। क्लियर है? दो वेलोसिटी, एक बात बताओ, अब रिलेटिव बात कर दी तो तुम्हें रिलेटिविटी याद आ रही होगी, बहुत याद आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी की। देखो एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, ये u1 से आ रहा है, ये u2 से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, u1 प्लस u2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? u1 प्लस u2। अब मैंने तो u1 इधर लिया है, u2 इधर लिया है, u2 को उल्टा ले लूं तो
नेगेटिव u2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ u1 प्लस u2 हो गया ना, तो वेक्टर ले आओ, डायरेक्शन का लोचा ही नहीं है। डन है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। या फिर आप इसको बोल सकते हो, देखो एक मोमेंटम की तरह लग रहा है, मोमेंटम चेंज, m से मल्टीप्लाई कर लू mv2 माइनस mv1, क्योंकि ये मास तो उसी बॉडी का है ना, और ये मास इसी बॉडी का है। इट मींस मैं इसको बोल सकता हूं इंपैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि यहां के बाद में ये रिफॉर्म हो रही है, और ये क्या हो जाएगा? इंपैक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। हम इंपैक्ट के ऊपर इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ये जो कॉलिजन टाइम होता है ना, ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। क्लियर है? ये एक दूसरे को ऐसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है? तो यहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे कर देते हैं, ये भी कर देते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन। यहां पे क्या हो रहा है? ये सेपरेट होने की कोशिश करेंगे फिर, तो यहां पे आ जाएगा टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन। ये जो टाइम होगा डेल्टा टी ऑफ रिफॉर्मेशन। अब हम क्या बोल देंगे? टोटल टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। ये टाइम ऑफ कॉलिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ? ये जो टाइम होता है ना, टोटल टाइम, ये भी बहुत छोटा होता है, तो इनकी तो कैलकुलेशन क्या ही करें, समझ रहे हो? इसलिए जस्ट बिफोर कॉलिजन और जस्ट आफ्टर कॉलिजन, इससे निकाला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। समझ गए? नहीं समझ गए? अगर मैं यहां पे बोल दूं ना, इससे नोट पॉइंट में, इफ E इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगी? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। E इज इक्वल टू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। एग्जैक्ट बोल दिया ना, पार्शियली कैसे हो जाएगा? और अगर E की वैल्यू 1 से बड़ी है, सॉरी 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा? ये पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक। अब इनकी बात समझो कैसे हुआ। पहले यहां पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व हुई है? पोटेंशियल एनर्जी में, और वापस पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में। समझ रहे हो? अगर दो बॉडीज के बीच में टक्कर होती है, कॉलिजन होता है, और यहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बॉडी एक मोमेंट के लिए तो 0 पे आएगी ना। दोनों में कॉलिजन हुआ, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। अगर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हुआ ना। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। नहीं समझे? पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर है, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल हो गई। नहीं समझे? पहले काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली। इट मींस पहले 10 रुपए थे, पूरे के पूरे बैंक में गए, पोटेंशियल बढ़ गया बैंक का, बैंक से वापस से पूरे के पूरे 10 रुपए निकाल लिए, कोई लॉस हुआ क्या हमें? पहले भी 10 रुपए थे, बाद में भी 10 रुपए थे, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ है ना। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ, इट मींस क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉसेज नहीं है। समझ गए? नहीं समझ गए? काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉसेज नहीं है। सर आपने बोला परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, कॉलिजन वर्ड आ गया सर, हम तो मोमेंटम कंजर्व लगाएंगे। बिल्कुल लगाओगे, 100% लगाओगे। क्लियर है? कॉलिजन वर्ड सुनते ही मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, तो आप वहां पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? एक तो कॉलिजन पुट कर दो, कॉलिजन मतलब मोमेंटम,
इनिशियल मोमेंटम फाइनल, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों पुट कर दो, तो जो वैल्यू बोलोगे वो हाजिर हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात समझो, थोड़ा सा समझो, अगर मैंने तुम्हें इलास्टिसिटी दी नहीं, अगर मैंने बोल दिया तुम्हें कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 1 है, परफेक्टली इलास्टिक है, तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं है। तुमने करा m1u1 प्लस m2u2 p इनिशियल इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, m दे रखा होगा मैंने, u1 और u2 दे रखा होगा मैंने, v1 और v2 नहीं पता, तो एक इक्वेशन, दो अननोन। अगला मैंने e की वैल्यू 1 बोल रखी है, अगर e की वैल्यू 1 बोल रखी है, इट मींस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये इनिशियल इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, दो इक्वेशन, दो नॉन सॉल्व हो गए। अगर मैंने बोल दिया परफेक्टली इनइलास्टिक है, इट मींस क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी आई और किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। इस पोटेंशियल एनर्जी ने वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन किया ही नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन किया ही नहीं, इट मींस बॉडी सेपरेट ही नहीं हुई सर, तो बॉडी सेपरेशन नहीं होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0? नहीं समझे? अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0 है तो बेटा ई की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी क्या? ई की वैल्यू 0 हो रही है, समझ गए नहीं समझ गए? और यहां देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों इक्वल हो गई, पहले इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक दोनों सेम हो गई, इट मींस क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 1 हो गई। समझ गए? लेकिन अगर इन बिटवीन रहता है तो 0 से लेके 1 तक, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है, होता कितना है नहीं पता, मैक्सिमम होता है, और पार्शियली इलास्टिक में इन बिटवीन होता है। क्लियर और नॉट क्लियर है? फटाफट नोट कर लो इसको। तो हम यहां पे एक चीज और वैलिड करवा सकते हैं ना, मोमेंटम कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व के लिए क्या करोगे, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 बट विद वेक्टर। ये ध्यान रखना, कॉलिजन वर्ड सुनते ही लगा देना। डन।